बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और साथ साथ आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं अरमला हसन। कब ठीक करता हुआ मैं हूं इमरान हसन। और कुछ अगर आपको लगता है कि कब खराब होता है तो नहीं, ये हमारा अंदाज है। इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक हैं। एंड ऐसी सेट जुमा मुबारक, बहुत बाबरकत दिन होता है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की ज़िंदगी में। सबसे पहले तो उठ के खुदा का शुक्र अदा इसलिए करना चाहिए कि अल्लाह ने आज आपको एक फिर नई सुबह दी, एक नया मौका दिया। दो तीन चीज़ों का, नंबर 1 अपने आप को बेहतर करने का, अपनी पुरानी गलतियों से सीखने का, एंड देन ओबियसली अल्लाह की ज़ात को मजीद बेहतर तरीके से राज़ी करने का। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। और दूसरा फिर हमें देखने का, ये भी तो एक ब्लेसिंग ही है। अच्छा, तो आई होप कि दिन का आगाज़ अच्छा हुआ है, नहीं तो करने की कोशिश करते हैं। दो तीन खबरें बड़ी ज़बरदस्त हमें मिली, तो उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। एक तो पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। कुछ सीनियर प्लेयर्स टीम में नहीं है, हसन अली रेस्ट करेंगे, लेकिन बाकी कुछ सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया है। नाम पता है आपका? सरफराज में शामिल है, शेब नहीं है, कुछ और प्लेयर्स भी हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस कॉन्टेक्स्ट में वो ये है कि ये 100% तमाशाइयों के साथ इस दफा मैचेस कराने का फैसला हुआ है इस वक्त तक। लेकिन ओमिक्रॉन इज हियर। एग्जैक्टली, ओमिक्रॉन इज हियर। अगर आपने पीएसएल को फुल आपने जाके स्टेडियम में एंजॉय करना, एग्जैक्टली, और आपने सॉरी पीएसएल कह रही हूं, पाकिस्तान वर्सेस पीएसएल उसके बाद है, ये कर लेंगे तो फिर वो भी पाकिस्तान वर्सेस जो वेस्ट इंडीज है, अगर वो मैचेस आप स्टेडियम में जाके एंजॉय करना चाहते हैं तो प्लीज कोविड से एहतियात, आपने बचना है, आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, अभी सोशल डिस्टेंसिंग कर लें ताकि आप स्टेडियम में जाके साथ साथ बैठ के अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मैच देख सके। और ओवरऑल भी हमें अगर ये तमाम तर चीज़ें नॉर्मल की तरफ लेकर जानी है तो हमें एहतियात करनी है और सबसे बढ़कर वैक्सीनेशन लगवानी है। हम बार बार रोज यही कहेंगे कि खुद को वैक्सीनेटेड करें। और एक मुझे अच्छी बात लगती है और थोड़ी सी बाज़ औक़ात तकलीफ भी होती है जब हम मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और वो हमसे कोविड सर्टिफिकेट तलब करते हैं वैक्सीनेशन का। अच्छा, थोड़ा सा तकलीफ होती है वैसे, मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग होती है कि अब कौन व्हाट्सएप में जाए और उसको ढूंढे एंड देन दिखाए, लेकिन इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई मस्ट अप्रिशिएट जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, जितने होटल्स की, रेस्टोरेंट्स की, लेकिन अच्छा है। आई हैव अ पॉइंट, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में चेकिंग नहीं भी हो रही, होनी चाहिए। इट्स अ गुड साइन कि लोगों को पता होना चाहिए कि चेक इन बैलेंस है। हमारी कौम अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली चेक इन बैलेंस के साथ ही चलती है। चले जनाब, बहुत कुछ है, कुछ सियासत पे, हाँ जी, सियासत पे चेक इन बैलेंस हम करते हैं। आपको आगाज सबसे पहले हेडलाइंस से शुरू कर लेते हैं। IMF शराइत के असरात, मिनी बजट पेशी के लिए तैयार। डॉलर और सोना ऊपर, स्टॉक मार्केट साल की बदतरीन मंदी का शिकार। नए बल्दियाती निजाम पर PTI और काफ लीग में मामलात तय। EVM को नए सेटअप में शामिल करने पर काफ लीग के तहफ्फुज़ात बरकरार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद माजूरों को दरपेश मसाइल को उजागर करना और मुआशरे में इन अफराद की अफादियत पर जोर डालना है। एम्बेसडर अवार्ड क्या है और क्यों दिया जाता है, बताएंगी सना हुमायूं सेगमेंट फ्लैग्स में। और पंजाबी शायरी में इनकलाब बर्पा करने वाले उस्ताद दामन की आज 37वीं बरसी मनाई जा रही है। बड़ी खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन आज हम दो बड़ी खबरों पर बात करने वाले हैं, तो दिखाते हैं आज आपको पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आगाह करेंगे आपको बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। धूम मच गई है इस वक्त और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से खबरें आना शुरू हो गई हैं। मौजूदा बल्दियाती इदारों की मुद्दत 31 दिसंबर से मुकम्मल हो रही है और मुल्क में नई इंतखाबी गहमा गहमी का आगाज हुआ चाहता है। इससे पहले एहतजाज और तनाज़ात का नया दौर हमने देखा है, देखने में आ रहा है और ये सिलसिला चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इलेक्शन 19 दिसंबर को होने जा रहे हैं। सिंध में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल शदीद तनाज़ात का शिकार हो चुका है, जबकि अपोजिशन जमातों के धरने और एहतजाज जारी हैं और बात अदलिया तक पहुंच चुकी है। जिक्र करें पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का, तो यहां पे भी 5 दिन की खींचातानी के बाद PTI और काफ लीग में लगता ऐसे है कि मामला तय पा गए हैं। मुशावरत के बाद दोनों जमातों ने नए बल्दियाती सेटअप पर इत्तेफाक कर लिया। बिल्कुल, नए सेटअप के मुताबिक 11 मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस होंगी, जबकि 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स जो होंगी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस बनाई जाएंगी और जेरी इसकी होंगी। गुजरात और सियालकोट में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस भी होंगी, जबकि मेट्रो
मेट्रोपॉलिटन में लॉर्ड मेयर सरबराह होगा, जबकि पंजाब के बाकी 25 अजला की बात की जाए तो उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स होंगे। डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स का सरबराह डिस्ट्रिक्ट मेयर होगा, जबकि निचली सतह पर हम बात करें और इसके हवाले से तहसील काउंसलर्स और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी इसमें शामिल की गई हैं, और जबकि बात करें म्यूनसिपल और टाउन कमेटियां भी इसमें नहीं होंगी। मुस्लिम लीग काफ का बुनियादी मुतालबा यह है कि तहसील काउंसलर्स को बल्दियाती निज़ाम का हिस्सा बनाया जाए और साथ ही मेयर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन के लिए तालीमी अहलियत के तकाजे भी तय किए जाए। साथ साथ जराए ने यह भी दावा किया कि पंजाब गवर्नमेंट ने काफ लीग को बावर कराया है कि तहसील काउंसलर्स को कानून में शामिल नहीं किया जा सकता, जबकि मेयर और जिला काउंसिल के जो चेयरमैन है उसकी तालीमी अहलियत का पहलू भी शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि रुकने सूबाई और कौमी असम्बली के लिए ऐसी कोई शर्त मौजूद नहीं। मैं हैरान इस बात पे हूं कि इस सिस्टम को, जिसको दुनिया में आसान तरीन बनाने की कोशिश की जाती है, इसको कॉम्प्लिकेटेड तरीन बना के आप इससे रिजल्ट्स क्या लेंगे? माय डियर पॉलिटिशियंस, व्हाट आर यू डूइंग टू आवर सिस्टम्स? आई डोंट नो। खैर, काफ लीग ने जिस हवाले से दो टोक मौक़िफ़ अपनाया, आपको इस हवाले से तो आगाह करेंगे। ये एक बड़ी खबर है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे लिए ज़ाती तौर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, आपके लिए भी होगी, वो मईशत की है। IMF से मुआहदे की खुशखबरी हमने आपको एक जानिब दी थी, लेकिन वो खुशखबरी नहीं है। आवाम के लिए परेशानी है और उस परेशानी के असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। हुकूमत ने 12 जनवरी 2022 से पहले हमने आपको बताया था IMF की शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाना है, और इसी सिलसिले में मिनी बजट की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। FBR ने मिनी बजट की तौसीक के लिए लॉ डिवीजन को इसे भिजवा दिया है। मिनी बजट में 350 अरब के जो टैक्स छूट है और मुराद हैं, ये खत्म कर दी जाएंगी, यानी कि 350 कमोडिटीज कम से कम ऊपर जाएंगी जिनके ऊपर अगर टैक्स था तो 350 बिलियन का जिन पे टैक्स था, जबकि 360 बिलियन 360 अरब रुपए जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, PDL है, उसकी मद में भी लिए जाएंगे। और जरा के मुताबिक जो मिनी बजट है इसको फौरी तौर पर नाफिज करने के लिए जो सदारती ऑर्डिनेंस है, इसके जारी किए जाने का इम्कान है। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि मिनी बजट से महंगाई का तूफान सुनामी में बदलेगा, गरीब और गुर्बत दोनों में इजाफा होगा, और ऐसा इजाफा होगा कि शायद इससे पहले हमें देखने में नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से एक रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया था, जिसकी अभी तक फरहमी लोगों तक तो हमें नज़र नहीं आती। कल हमें आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब ने बताया कि ये रोल आउट हो रहा है, और दूसरी जानब रुपया इस वक्त अपनी तारीख की सबसे कम तरीन सतह पर पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट 176.42 पे भी ट्रेड हुआ। कल स्टॉक मार्केट भी हमारी बुरी तरह क्रैश कर गई, जिस पे अपोजिशन ने कहा कि स्टॉक मार्केट नहीं, ये हुकूमत की पॉलिसीज क्रैश की हैं, एंड इट सीम्स सो, ऐसा लगता है। हमारे साथ नौमान अब्दुल मजीद साहब मौजूद हैं, जो कि हमारी मईशत हैं। हमारे शो को देखते हैं, उनका तज्जिया आज भी हमारे शो का हिस्सा है। हम इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर उनसे पूछते हैं कि क्या वो इस सूरत हाल के ऊपर समझते हैं कि हमारी मईशत रिवाइव कर पाएगी या सर्वाइव कर पाएगी। आई मस्ट से नौमान साहब, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। दो इट्स नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इकोनॉमी, जिस तरह की सूरत हाल बनने जा रही है, मिनी बजट आ रहा है। सबसे पहले तो आप एनालिसिस दीजिए अपना इस मिनी बजट को लेकर। आप समझते हैं कि हुकूमत की मजबूरी है या नाकामी है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बुनियादी चीज़ ये है कि इस वक्त टोटल IMF का जो पैकेज है, जो कई सालों में हमें मिलना है, वो $6 अरब का है, और जो आपका ट्रेड डेफिसिट मंथली बेसिस पे आ रहा है, मंथली ट्रेड डेफिसिट $5 अरब का है। यानी आप ये अंदाजा कर रहे हैं कि एक तरफ 3 साल का IMF का पैकेज है $6 अरब का, और जितने पैसे वहां से आने हैं वो एक साल आप एक महीने के ट्रेड डेफिसिट में आप दबा रहे हैं। तो इससे इकोनॉमी के अंदर फंडामेंटल सिचुएशन का आप खुद ही अंदाजा करेंगे कितनी खराब होती है। मसला ये है कि जब ट्रेड डेफिसिट क्रिएट होता है तो उससे डॉलर की वैल्यू पे, रुपए की वैल्यू पे भी इम्पैक्ट आता है। जब रुपए की वैल्यू पे इम्पैक्ट आता है तो ऑटोमेटिकली इससे महंगाई बढ़ती है, और महंगाई बढ़ती है तो बाकी सब चीजों का इम्पैक्ट तो आपके सामने है। तो देखिए, एक विशियस साइकिल है जिसके अंदर अभी हम फंसे हुए हैं। अब इसके भी दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट तो इसका ये है हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल, जैसे कि ट्रेड डेफिसिट की हमने बात की, और दूसरी चीज इसके अंदर ये है, वो है अनसर्टेनिटी की। पिछले महीने तक आपने देखा था कि अनसर्टेनिटी चल रही थी हमारी IMF के हवाले से, सऊदीया के पैसों के हवाले से। अब इस हफ्ते जो महीने जो अनसर्टेनिटी चल रही है कि भाई अगर नवंबर में इतना शदीद ट्रेड डेफिसिट आया है तो दिसंबर में क्या होगा, जनवरी में क्या होगा। मैं समझता हूँ कि हमें फंडामेंटल्स और सर्टेनिटी, जो कॉन्फिडेंस होता है, अनसर्टेनिटी का मुतबादिल बिजनेस कॉन्फिडेंस होता है। तो जब तक हम बिजनेस कॉन्फिडेंस और फंडामेंटल दोनों को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक हमारे रुपये की कदर नहीं समझेगी। दोनों चीजों को हमने करना होगा। तो ये कॉन्फिडेंस जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि दो पर बेस करता है। इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो हमने इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा है। जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, ये डायरेक्टली रिलेट करती है मुल्क की सियासी सूरत हाल से। अगर वो स्टेबल होगी, इकोनॉमी स्टेबल होगी, आवाम का या इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आएगा, FDIs भी आएंगी और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी। लेकिन ओबियसली उसका कोई हमें इस वक्त सूरत हाल नज़र नहीं आती है। हर दूसरे दिन इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर जो मुख्तलिफ असातिज़ा हैं वो सरापा एहतजाज हैं, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। तो ये कॉन्फिडेंस तो बज़ाहिर हमें आता नज़र नहीं आता। तो हम इसका मतलब
मतलब ये समझे नोमान कि हम ये जो पैकेज ले रहे हैं 3 साल के अंदर IMF से $6 बिलियन का, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये इसको बिल्कुल मुस्तकबिल करीब में हमें शायद कुछ और बड़ा स्टेप लेने पे मजबूर कर दे, किसी और मुल्क के सामने हमें हाथ फैलाना पड़े, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, दो चीजें हैं। जैसे कि आपने बिजनेस कॉन्फिडेंस की जो बात कही ना, कॉन्फिडेंस आता है हमेशा रोड मैप से कि अगर मैं बिजनेसमैन या इन्वेस्टर हूं तो मैं 3 या 6 महीने में इकोनॉमी को कहां देख रहा हूं। मैं समझता हूं कि अगर आज गवर्नमेंट है एक सीरीज ऑफ पैकेज अनाउंस करे कि मिसाल के तौर पर ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए हम फलाने इकदाम कर रहे हैं, इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए ये इकदाम कर रहे हैं, और इसका 3 महीने और 6 महीने में ये इम्पैक्ट आएगा, जिसे कहते हैं पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट। आज भी गवर्नमेंट अगर ये पूरा पैकेज अपना अनाउंस कर दे और कह दे कि भाई हमने ये प्लान किया है जिसके नतीजे में हमारी टारगेट प्राइस डॉलर की है, ठीक है, दो चीजों को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए कभी भी। एक चीज होती है मार्केट के अंदर इंटरवेंशन की, IMF ने कह दिया कि ठीक है मार्केट बेस होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के पास आज भी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। गवर्नमेंट ये कह सकती है कि ठीक है इट विल बी अ मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, लेकिन हमारी टारगेटेड रेंज ये है और उस टारगेटेड रेंज को अचीव करने के लिए हम ये इकदाम कर रहे हैं और हमारे अगले 6 महीने का रोड मैप ये है। मेरी राय में अगर आपकी जो पॉलिटिकल इश्यूज अपनी जगह मौजूद है, लेकिन गवर्नमेंट अगर आज भी ये 6 महीने का रोड मैप हमें दे दे, और देखिए उसके लिए एक और चीज है कि जो मेजर्स होते हैं, जैसे अभी आपने मिनी बजट की बात की, मिनी बजट क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स, कई सारे टैक्सेस, कई सारे इकदाम को यकजा जमा कर दिया जाता है। तो इसी तरह एक पॉलिसी रोड मैप का पैकेज आना चाहिए कि अगले 6 महीने तक हम इन चीजों के इंपोर्ट को बैन कर रहे हैं, ये इंसेंटिव दे रहे हैं, ये सख्तियां कर रहे हैं। जैसे ही आप ये 6 महीने का देंगे ना और हमारा टारगेट रेंज ये है, तो बिजनेसमैन, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्ट, सारी चीजें बैलेंस होंगी अगर रोड मैप गवर्नमेंट एक पॉलिसी के तहत देगी आपके मुताबिक। साथ साथ हम अगर चौधरी सरवर साहब की बात करें, उन्होंने एक अपनी जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि जी IMF से हमने $6 अरब तो ले लिए, लेकिन उसके बदले हमने अपना सब कुछ लिखवा दिया। यानी कि नुमान ये कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट ने इस पैकेज के लिए जो IMF से लिया जा रहा है बहुत सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज किया है, चाहे वो अब आगे जाके जिसका इम्पैक्ट पब्लिक के ऊपर आएगा। देखिए, IMF से जो पैकेज है ना, मैं आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं वो ये है कि ये IMF से जो शराइत की जा रही है ये कोई नई नहीं। IMF का एक स्टैंडर्ड पैकेज है जो पिछले 25, 30, 40 सालों से यही पैकेज चल रहा है, नंबर 1, और दुनिया के हर मुल्क में यही पैकेज चल रहा होता है। तो जब हम IMF के पास जाते हैं ना, तो हमें शराइत के हवाले से कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि भाई IMF हमसे सख्त शराइत करेगा। ये कोई नई शराइत नहीं है। हम जब भी IMF में गए हैं उन्होंने यही पैकेज रखा है कि भाई आप मार्केट को डिवैल्यू करते हैं, स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी करते हैं। इसमें कौन सी शर्त जो नहीं आ गई? थोड़ी और सख्ती कर दी इन लोगों ने, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक सूरत भी थोड़ी और खराब है। इसीलिए दुनिया की किसी भी मुल्क में जहाँ IMF का पैकेज है वहां जाएंगे, वहाँ यही सूरत हाल होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम IMF के पैकेज में जाते हैं ना, तो डे 1 से हमें अपना माइंड बना लेना चाहिए कि अब जो है ये हमें सख्ती करेंगे। लेकिन इस पे कोई सवाल नहीं करता ना, असल में इस पे सवाल नहीं करता कि हम इतने बेल आउट पैकेजेस ले चुके हैं, तो जो शराइत हर बार IMF लगाता है, हमने पिछली शराइत पे कितना अमल किया? IMF को मुतमईन करने के लिए फॉर द टाइम बिंग तो हम करते हैं, क्या हमने अपने टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज किया? क्या हमने अपनी मईशत के अंदर कुछ ऐसी लाइन लॉसेस को कम किया? हमने बिजली के अंदर अपनी बिजली के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस बेहतर की, उसके अंदर हमने बेहतर रिजल्ट दिए? हमने नहीं दिए। डायरेक्ट जो टैक्स पेयर्स हैं, क्या उनकी तादाद हमने बढ़ाई? नहीं बढ़ाते। तो हम भी तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस के ऊपर जाते हैं और फिर अगेन जाना पड़ता है। और इमरान खान साहब मुसलसल जो ब्लेम करते आते हैं, उनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ। इमरान खान साहब आप खुद वही कुछ कर रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ नहीं कर रहे हैं। अब हमारा टैक्स सिस्टम, सारी चीजें वही पे खड़ी हैं। जी 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 जी। जो आप रोड मैप की जो बात है, रोड मैप का मकसद ये होता है कि आप प्लान क्या ले। बाद लोग कहते हैं कि जी प्लान का क्या, मैं कहता हूँ भैया प्लान दे तो सही। वो एक बड़ा अच्छा कहावत है, अशफाक अहमद साहब कहा करते थे कि काश मेरे मुल्क में कोई ख्वाब देखने वाला पैदा हो जाए, जब ख्वाब देखेंगे तो ख्वाब पे अमल करने वाला भी कोई आ जाएगा। तो भाई पहले अगर हम रोड मैप बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड फॉर योर एनालिसिस। बहुत शुक्रिया, आपने इस मौके के ऊपर हमसे बात की। नौमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि मईशत की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात कर रहे थे। मिनी बजट आने वाला है, हम आपको इससे आगाह रखेंगे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी की। दौर जदीद में रोजमर्रा जिंदगी की बहुत सारी जरूरियात पूरी करने के लिए हम इंटरनेट पर इन्हिसार करते हैं, जिसमें हम चाहे अपनों से रब्ता करना चाहें या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तालीम के हवाले से, कारोबार हो, बैंकिंग हो, मुलाजमत हो,
सब इंटरनेट की बदौलत मुमकिन हो रहा है। और अब खुद कार गाड़ियों से लेकर ऑनलाइन होम सिक्योरिटी सिस्टम की बात की जाए तो हर चीज़ का जो साइबर निज़ाम है उस पर इन्हिसार है, उस पर डिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजी की वजह से ज़िंदगी में आसानियाँ तो आई हैं, मगर बहुत सारे जराइम पेशा अनासर इंटरनेट को हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करें और लोगों की जमा पूंजी को लुटने से लेकर मालूमात लीक होना, लोगों की जो कह ले डिफेमेशन हो, लोगों का आजकल ये एक वतीरा बन चुका है। रवा साल एक साइबर जासूसी का आलमी नेटवर्क पकड़ा गया जिसमें भारत मुलविस था और वॉशिंगटन पोस्ट और द गार्डियन समेत 17 आलमी मीडिया के इदारों ने एक तफ्तीशी रिपोर्ट जारी की थी जिसमें इंकशाफ हुआ था कि मोदी सरकार ने इजरायली हैकिंग सॉफ्टवेयर की मदद से मुख्तलिफ ममालिक के हाई प्रोफाइल शख्सियत समेत दुनिया भर के 50,000 अफराद की जासूसी की थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और काबीना के कुछ अरकान के फोन जो कह लें कॉल्स उनको हैक किया गया था और मैसेज को भी रिकॉर्ड किया गया था। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा स्कैम था, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे खामोश रही। ये बहुत बड़े जुर्म की मद में आता है भारत की तरफ से। दूसरी जानिब रवा साल FBR का सिस्टम आपको याद होगा हैक कर लिया गया था। नेशनल बैंक के कंप्यूटर सिस्टम पर भी मुख्तलिफ साइबर अटैक्स देखने में आए थे। हथियारों से ज्यादा खतरनाक ये सॉफ्टवेयर पर अटैक की जंग है, साइबर अटैक्स हैं जिससे इस वक्त हर किसी को खतरा है। और मौजूदा दौर में बहुत से ममालिक एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में जो साइबर सिस्टम्स हैं एक दूसरे के, उनको बतौर जंगी हथियार भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त भारत जरूरत है समर की है जी कि ये जो जदीद दौर है इसमें सिक्योरिटी के जदीद तकाजे अपनाए जाएं, उनको पूरा किया जाए, जदीद तरीके अपनाया जाए, वरना कहते हैं ना पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत वाला मामला होगा। और इस वक्त सारी जंगी डाटा की ऐसा लगता है। तारिक मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, सिलिकॉन वैली में इस वक्त कहना चाहिए कि सबसे एक्सपर्ट कंपनी है, सबसे एडवांस्ड कंपनी है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, उससे वाबस्ता है। ये इनका स्टार्टअप है, उसके साथ साथ पिछले तकरीबन 30 साल से अमेरिका में मुकीम है और यही इनका सब्जेक्ट है जिसमें ये काम कर रहे हैं। सो ही इज सपोज्ड टू बी एन एसेट फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो इस तरह के साइबर सिक्योरिटी की इशूज़ हैं उसके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकते हैं। ये तारिक, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम इन द मॉर्निंग, इट्स ग्रेट टू हैव यू। आजकल के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, लेकिन सबसे कम नॉलेज हम अगर कहें तो इसके हवाले से मौजूद है। सबसे पहले तो आम देखने वालों के लिए हमारे साइबर सिक्योरिटी को डिफाइन कीजिए या साइबर अटैक्स को डिफाइन कीजिए। ये है क्या, ये कितना बड़ा खतरा है? श्योर, साइबर अटैक बहुत बड़ा खतरा है, बल्कि आपने शुरू में कहा वॉरफेयर, एक्चुअली थर्ड वर्ल्ड वॉर इज ऑलरेडी गोइंग ऑन एज वी स्पीक। हम नजर नहीं आती ये चीज क्योंकि दिस इज बीइंग फॉट इन द साइबर स्पेस। ये नहीं है कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब एक दूसरे पर फेंक रहे, ये अब नहीं होगा। नो कंट्री इज क्रेजी इनफ टू एक्चुअली लॉन्च अ न्यूक्लियर अटैक, बट साइबर वॉरफेयर इज ऑलरेडी गोइंग ऑन विच इज थर्ड वर्ल्ड वॉर and it's more notorious, more devastating because it's invisible war going on all the time. और ये वक्त के साथ साथ मजीद सीरियस से सीरियस होती चली जा रही है। जितने बड़े मुल्क हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है वो every country is doing it to the other country. Truth of the matter is okay. और ये बहुत ही सीरियस, इट्स प्रीटी मच एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। ठीक है तारिक, तो हम अगर पाकिस्तान के सिस्टम्स की बात करते हैं तो हमने पिछले कुछ अरसे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स की हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे 5G इज अबाउट टू कम, वी आर ऑलरेडी रनिंग विद द 4G इंटरनेट स्पीड, वी आर हैविंग अ वेरी गुड एक स्टेट लेवल कंपनी जो कि डाटा मेंटेन करती है, नादरा जिसको हम कहते हैं। काफ़ी सारे हमारे सिस्टम्स भी ऑनलाइन हैं। बीइंग इन अ थर्ड वर्ल्ड रो, हम लगता है कि सिस्टम्स के अंदर बहुत बेहतर हैं, हमारे IT एक्सपर्ट्स भी बहुत बेहतर है। क्या हमारे सिस्टम एलिजिबल हैं इस वक्त कि हम साइबर सिक्योरिटी के खतरात से महफूज रहें? आपको लगता है कि नहीं, वी नीड टू टेक मोर स्टेप्स टुवर्ड्स दिस? अच्छा, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई विल बी वेरी कैंडिड विद यू, ठीक है ना। शुगर कोट करने का कोई फायदा है नहीं। ये हमारे पास 4G नेटवर्क दूसरे ममालिक से पहले आ गया था, 5G नेटवर्क भी आ रहा है। दिस गिव्स यू बेसिकली अ बिगर फ्री वे और अ बिगर व्हाटएवर कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है ना, फास्टर स्पीड, बेटर परफॉर्मेंस। लेकिन एट द सेम टाइम इट ओपन्स अप द फ्लड गेट, okay, this is the dream come true for the hackers, because now they can launch attacks without getting detected at a much faster speed. तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना दिया, बहुत अच्छी बात है। 4G 5G, hopefully 6G 7G someday, लेकिन इसके साथ साथ सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त करना होगा, अदरवाइज दिस इज वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द नेशनल इंटरेस्ट एट लार्ज। I mean, I cannot overemphasize this point. तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, लेकिन आपके पास कोई ट्रैफिक के रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, आपकी लेन्स डिमार्केटेड नहीं है, ट्रैफिक लाइट नहीं है, आपका जो वो हाईवे पेट्रोल सिस्टम नहीं है, वहाँ पे पुलिस नहीं है जो मॉनिटर करे।
So you can imagine what will happen on the freeway. Just robbery and nothing else. ठीक हो गया। अच्छा, जब हम ओवरऑल एक आम कंज्यूमर की बात करते हैं, ऑब्वियसली अगर हम ये बड़े स्टेट लेवल पर हमने बहुत सारे केसेस को अभी किया कि FBI का एक सिस्टम हैक हुआ, उसके अलावा अगर दीवर मामलात भी होते रहे जिसमें हमने एक बड़े स्कैम का भी जिक्र किया जिसमें इंडिया इन्वॉल्व था। लेकिन हम एक आम इंसान या अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करते हैं, जब हम मोबाइल फ़ोन्स हों चाहे हमारे सिस्टम्स हों, हम उसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारा डाटा डायरेक्टली बहुत सारी जगह पे उसकी एक्सेस होती है, लेकिन एज अ कंज्यूमर हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है क्योंकि हमें ओवरऑल उस हवाले से अवेयरनेस दी ही नहीं जाती। सो एज अ साइबर एक्सपर्ट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आप इस हवाले से कैसे लोगों को बताएंगे? जी श्योर, और ये दिस इज अनदर वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ के adoption of cell phones is very high percentage to the population wise, right? और ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ सिक्योरिटी शुड आल्सो, अवेयरनेस शुड बी बिल्ट, क्योंकि मोबाइल डिवाइसेस स्पेशली योर सेल फोन इज हाईली वल्नरेबल। इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है सिक्योरिटी का, दूसरा है प्राइवेसी का। ठीक है, सिक्योरिटी से मतलब है कोई आपका सेल फोन छीन के चला जाए, ठीक है ना। अगर आपके पास पासवर्ड सेट है ऑन योर सेल फोन, then you still maintain your privacy but not your security. Okay, security वो जो चुरा के ले जाएगा आपका सेलफोन, वेरी डिफरेंट। सो होगा ये कि वो फिर जो पासवर्ड उसके पास नहीं है तो आपका लॉग इन नहीं कर सकेगा आपके सेलफोन में, ठीक है ना। लॉग इन नहीं कर सकता है, आपका डेटा इज स्टिल सिक्योर। उसको इंटरेस्ट भी नहीं है आपके डेटा में, बाय द वे द पर्सन हु स्नैचेस योर सेल फोन, उसका इंटरेस्ट ये है उसको कंप्लीटली वाइप आउट कर देगा उसकी मेमोरी, ओके, और फिर उसको जाकर के ब्लैक मार्केट में सेल कर देगा एट डिफरेंट प्राइस। तारिक, हम थोड़ा सा अगर आपकी एक्सपर्टीज से फायदा उठाते हुए, कटिंग इट शॉर्ट, क्या स्ट्रक्चर हमें चाहिए? व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू ऑन आवर स्टेट लेवल, इंडिविजुअली क्या हम करें जिससे हमें एब्सोल्युटली, फर्स्ट ऑफ ऑल, या प्लीज yes, that's a good question. The thing is that first of all there needs to be seriousness about cyber security. Okay, present government, it seems like, is very serious about a lot of things, and cyber security seems to be one of those things. Regulations, सबसे पहले laws pass होने चाहिए, mandatory laws कि for example every business must adopt cyber security mechanisms and must build cyber security infrastructure. Okay, और इसका ऑडिट होना चाहिए, उसका ऑडिट का मैकेनिज्म एंड प्रोसीजर डिफाइन होना चाहिए, so that anybody who is in violation of any of those policies and procedures should be heavily fined, period. ये सबसे बड़ा इंसेंटिव है पाकिस्तान। तारिक, अभी जो मुख्तलिफ कंपनीज दैट आई नो, कुछ मेरे दोस्त हैं जो कि आईटी की फील्ड के अंदर काम करते हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, दे आर द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स, जो कि फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, लेट्स सपोज एक कंपनी अगर अपना फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर किसी कंपनी को, लेट्स सपोज किसी डेनिम कंपनी को ऑफर कर रही है, तो उनके जिम्मे उसकी सिक्योरिटी भी होती है एज पर देयर एग्रीमेंट। तो वुड यू नॉट कॉल इट दैट साइबर सिक्योरिटी, क्या कहना चाहिए, डिटेक्शन, सेफ्टी, या फिर वो डिफरेंट होगा उससे? श्योर, साइबर सिक्योरिटी के एक लेयर्स हैं, ये जो डेटा सेंटर वाले या सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, जो अपना डेटा सेंटर बनाते हैं या इवन थर्ड पार्टी डेटा सेंटर यूज करते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू देयर कस्टमर, टू देयर क्लाइंट्स, इनका बेसिकली फोकस अभी भी पाकिस्तान में इज ओनली ऑन द नेटवर्क सिक्योरिटी। ओके, नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी इज अ पासे, नोबडी केयर्स अबाउट नेटवर्क अटैक्स एनीमोर। A hacker will consider it an insult if you call that hacker a network hacker. Okay, it's that derogatory now. Okay, जो hacker है वो exactly, nobody cares. जो ये चीज है वो ये stealth mode attack is called stealth mode attack, which is basically data leak and exfiltration prevention, DLEP. Okay, that is the fourth generation of cyber warfare. मेरी जो कंपनी है, my patents are in that area, by the way. Okay, हमारी टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया का कोई भी हैकर कंप्रोमाइज नहीं कर सका है। तो हम इन दी एंड मैं आपसे अगर ये पूछूं कि क्या गवर्नमेंट को हर इदारे को अपने अंदर मुख्तलिफ एथिकल हैकर्स रिक्रूट करने पड़ेंगे, और सॉर्ट ऑफ मे बी टर्म कुछ और हो जाए क्योंकि हैकर सीम्स अ बिट नेगेटिव टर्म, तो कुछ ऐसे लोग रिक्रूट करने पड़ेंगे पूरा सिस्टम लाने के लिए, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो है हायर लेवल इन द स्टैक, मीनिंग डेटा सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लेवल पर अपने सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। नेटवर्क से फायरवॉल लगा देना, एंटी वायरस, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर लगा देना,
that is no difference It anymore. will not help. Tariq, thank you very much. Such an interesting topic and we so wanted कि हम इस पे मजीद बात करें और टेक्निकली मजीद जरा थोड़ा सा इसके हवाले से जाने, but time short है. Thank you very much for coming. It is such an important topic. जो normal security है, virus detection है, this is absolutely different than the cyber security. और पाकिस्तान में तारिक के मुताबिक ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट इन पर्टिकुलर नहीं करता है. इसका एक मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा जिससे हम अपने जो इंपॉर्टेंट इदारे हैं, उनके जो नेटवर्क्स हैं, उनके जो सिस्टम्स हैं, उसको साइबर अटैक से बचा सकें. ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहिए एक्सप्रेस. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो. बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है. बेसिकली इस दिन को बनाने का मकसद यही है कि दुनिया भर में जो माजूरों को दरपेश मसाइल हैं उनको उजागर किया जाए और माशरे में इन अफराद की जो अफादियत है इस पर जोर डाला जाए. आज के दिन के हवाले से हम क्यों बात करें? वैसे हम खुसूसी या जब भी माजूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत होता है, क्योंकि हमें इन लोगों के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियतें दी होती हैं जो शायद हम जैसे आम इंसानों में नहीं होती. तो अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं उस कमी को कंपनसेट किया होता है. तो आज का दिन इन तमाम लोगों के, स्पेशल लोगों के नाम है जिनके हवाले से जी. सबसे पहले तो मैंने कहा ये हम कहना छोड़े ना, कि हम डिसेबल कहना छोड़ दें, माजूर कहना. सबसे पहला काम जो हम कर सकते हैं वो तो हम ये कहना शुरू करें एंड देन इट कम्स टू रेस्ट कि हम उनके लिए क्या पॉलिसीज लें. आज के दिन के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर खालिद जमील मौजूद है, जिन्हें बिग ब्रदर भी कहा जाता है. कई किताबों के मुसन्निफ हैं और इस दिन के हवाले से हम जरूर डॉक्टर साहब से बात चाहेंगे. डॉक्टर साहब को खुशामदीद भी कहेंगे. उसके साथ साथ वकार अहमद मलिक होंगे हमारे साथ और हमारे शो का तो हिस्सा है एक्सप्रेसो का. वकार भाई आपको भी खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले डॉक्टर खालिद जमील हम आपकी जानिब आएंगे. सर, आज के दिन के हवाले से हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे और जैसे हमने अपने इंट्रो में भी कहा कि अल्लाह ताला बहुत सारी ऐसी चीज़ों से आपको नवाजते हैं जो शायद हम लोग उस चीज़ में लैक करते हैं. लेकिन आज का दिन उन तमाम लोगों के नाम आप क्या मैसेज देंगे स्टार्ट में? आई थिंक बिल्कुल आपको जो इंट्रो था उसने वो काफ़ी दिल को छू लेने वाला था. देखिए, मैं दो बातें हमेशा कहता हूँ कि जो जिनको आम लोग माजूर कहते हैं ये माजूर नहीं होते हैं. और हम पहले इनको स्पेशल पर्सन्स कहते थे, अब हम इनको डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स कहते हैं. अल्लाह ताला अगर एक ख़ास तरीके से किसी के जीने के ढंग में तब्दीली आ जाती है तो वो फिर मुख्तलिफ तरीके से जीना शुरू कर देता है. हमें माशरे में इन लोगों की एबिलिटीज़ देखनी चाहिए. ये देखना चाहिए कि ये क्या कर सकते हैं, ना कि ये देखें कि क्या नहीं कर सकते. तो ये अगर पॉजिटिव अप्रोच होगी सोसाइटी की इन लोगों की तरफ और खुसूसी अफराद की टुवर्ड सोसाइटी, तो फिर ना कोई किसी पे बोझ बनेगा. यानी आप देख लें कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में, पूरे पाकिस्तान की तारीख में जितने गोल्ड मेडल्स हमारे खुसूसी बच्चे पाकिस्तान के लिए लेकर आए हैं उससे मेरा ख्याल है 100 गुना कम आम एबल्ड बॉडीड लेकर आए हैं. तो इससे आपको पता चल जाता है इनकी सलाहियत का. आपको इस बात से पता चल जाता है इनकी सलाहियत का कि इस वक्त नाबीना हो कि लोग जज लगे हुए हैं, लोग CSP ऑफिसर्स बने हुए हैं. तो यानी क्वालिटीज होती हैं. बिल्कुल. तो डॉक्टर साहब, आप तो एक सिंबल है कि सितारा है ऐसे लोगों के लिए, और मे बी दैट इज़ द रीज़न जब भी ये दिन आता है हम आपको ज़रूर मदऊ करते हैं, जो कि आपका एक अपना भी सफ़र है, एक अपनी भी दास्तान है, और फिर उसके साथ साथ आप मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते हैं, जो मौक़े होते हैं, उसमें भी आप मौजूद रहते हैं और आपका बड़ा काम भी है इसको लेकर. कितना तब्दील हुए हैं हम बहैसियत मुआशरा अब तक, और क्या स्टेट लेवल के ऊपर भी हम इस चीज़ को डेवलप करने में कामयाब हुए हैं कि हम इन अफराद को इस मुआशरे का अहम हिस्सा समझें, ज़रूरी पार्ट समझें, अभी तक हुए? आई थिंक इसके दो मुख्तसर से जवाब हैं. जहाँ तक तो हमारी सोसाइटी का ताल्लुक है, हमारी सोसाइटी की जो अप्रोच है टूवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस वो तो बहुत बेहतर हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है. और इसमें बहुत बड़ा हाथ जो अवेयरनेस का है, और ये आप लोगों के थ्रू आती है, अखबारों के थ्रू आती है, और तो ये वाला हिस्सा तो खैर बहुत अच्छा है और लोगों में तब्दीली आई है. आप सोचें कि हमारे दही इलाकों में अगर कोई माजूर होता तो उसे देख के लोग कहते थे कि ये माँ बाप की सजा है, नौजुबिल्लाह. यानी इतनी बुरी, यानी अल्लाह ताला से ये मंसूब. हालांकि अल्लाह मियाँ तो 70 माँ से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है अपनी तख्लीक से. तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता. मैं हमेशा कहता हूँ अगर अल्लाह ताला ने ये तकलीफ दी है ना, तो अल्लाह ताला
उन्हीं को तकलीफ देता है जो उसकी ज्यादा अपने या करीब होते हैं। तो उनको अल्लाह को पता होता है कि इसको मैंने तकलीफ दी तो ये सह जाएगा और ये इसको बर्दाश्त भी कर लेगा और अच्छी जिंदगी भी गुजार लेगा, तो इसलिए वो अपनों को तकलीफ देते हैं। जहां तक रह गया ताल्लुक गवर्नमेंट का, तो देखिए गवर्नमेंट के इस वक्त पूरी दुनिया में अगेन अगर आप लेजिस्लेशन की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट लेजिस्लेशन पाकिस्तान में खुसूसी अफराद के लिए है, बट अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। मतलब 3% कोटा है, कुछ इलाकों में 5% कोटा हो रहा है और इनकी एक्सेसिबिलिटी है। आज भी मुझे अगर रेलवे स्टेशन पे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पे जाना हो तो मैं नहीं जा सकता। मैं सहारे के साथ चलता हूँ लेकिन सीढ़ियाँ तो नहीं चढ़ सकता। तो इसी तरह हमारे पब्लिक पार्क्स है, हमें वापडा की बिल्डिंग है, हमारे और इस किस्म की जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं उनमें जाने, तो गवर्नमेंट को सिर्फ जो है ना रूल बनाने की अब जरूरत नहीं है। आज के दिन तहिया कर लें कि जो अच्छे रूल बनाए उनकी इम्प्लीमेंटेशन आधा मसला हल हो जाएगा। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, वकार भाई भी चूंकि हमारे साथ मौजूद है। वकार भाई, एक टर्म जो भी डॉक्टर साहब ने डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस की हम बात करते हैं, ऑब्वियसली हमारा जो एक सोसाइटी का सेटअप है उसमें खुदा ना खास्ता किसी में कोई इस तरह का मामला है तो हम उसको एक तर्स वाले फैक्टर में, एक कमतरी वाले फैक्टर में लेके आते हैं, ना कि हम उनको उसकी पॉजिटिव साइड को देखा जाए। जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि हमारा ओवरऑल सोसाइटी का माइंडसेट ही ऐसा है और आहिस्ता आहिस्ता चेंज भी हो रहा है। आपके नज़दीक आपको लगता है कि ये जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं, जिस तरह से हम दही इलाकों में बात करते हैं, क्या ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल चेंज हुई है। कॉग्निटिव बायसेस है, बेसिकली ये तअस्सुबात है जिनको अब हम पहचानने की सलाहियत हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी ऑफ कोर्स जो मंजिल है वो अभी भी दूर है। बात ये है कि ये डिटरमिन करना कि कौन माजूर है, मसलन मैं समझ सकता हूँ कि मैं माजूर हूँ, इमरान हसन माजूर है, अरमला माजूर है, अभी हम बात कर लेते हैं कि हम क्यों माजूर हैं। माजूर बेसिकली उज़र से है ना, उज़र एक कमी है, ठीक है। अब हमारे सामने अगर स्टीफन हॉकिंग है और जब आप माजूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये जहन में आता है तो स्टीफन की एक शक्ल आ जाती है जो हेड टू टो जो है वो इससे ज़्यादा माजूरी और क्या हो, यानी अगर आप फिजिकल की बात करें। लेकिन स्टीफन की जो नज़रियात हैं वो अगर मैं आप समझने से कासिर है तो हम क्या है, बेसिकली हम समझने से माजूर हैं, ठीक है, हमारे अंदर कमी है। अब ये बहस कि कौन बड़ा माजूर है, मेरे नज़दीक हम ज़्यादा बड़े माजूर हैं, हमारे अंदर कमी ज़्यादा है, वो उज़र ज़्यादा है कि हम वो नज़रियात जिन्होंने दुनिया की सिमत को एक मुतय्यन किया है और डिफरेंट किया है और उनको समझने से हम कासिर हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम माजूर हैं ना। तो अब ये जो करना है कि कौन माजूर है और कौन नहीं है, तो मतलब ये बड़ा एक वापस आपकी तरफ दोबारा आते हैं। डॉक्टर साहब, आई थिंक उनकी कोई मसरूफियत है, मैं चाहता हूँ जरा एक आखिर में हमसे एक मैसेज ले लिया जाए। और डॉक्टर साहब ज़रूर मैं चाहता हूँ बगैर किसी सवाल के, आज का दिन अहम है, आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, हमारे माशरे को मद्देनजर रखते हुए कुछ भी कहना चाहें आज के दिन की मुनासबत से नहीं है। देखिए, आज के दिन के हवाले से मैं सिंपली 1-2 पॉइंट्स हैं जिनको मुख्तसरन आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि जब कोई माजूरी होती है तो मैं समझता हूँ इस माजूरी से बड़ी बीमारी गुर्बत हो जाती है, क्योंकि जब आप काम करने के काबिल नहीं रहते, कमाने के काबिल नहीं रहते, तो सबसे ज़्यादा जो आपके ऊपर बुरा वक्त आता है वो आता है जब पैसे की कमी हो, मजबूरी, मुआशी हो। तो इसलिए सबसे पहले तो जो हमारे जितने भी लोग डिसेबिलिटी से इफेक्टेड लोग हैं उनको अपनी रोज़गार के लिए प्लान स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बनाना चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा पढ़ नहीं सकते तो हुनर सीखे। अगर हुनर सीखने वाली कोई ऐसी प्रॉब्लम है एक्सेसिबिलिटी की और जहन ठीक है तो फिर पढ़ाई आम लोगों से ज़्यादा करें, क्योंकि आपके सामने मौजूद हैं लोग व्हीलचेयर्स पे बैठे हुए इतने बड़े बड़े ओहदों में पहुंच जाते हैं और इतने बड़े बड़े लॉयर्स बन जाते हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स बन जाते हैं। तो ये सीधा सा उसूल है, क्योंकि जब आप हाथ फैलाने वाले की जगह देने वाले बन जाएंगे ना, तो फिर अगली चीज आपके अंदर आ जाएगी कॉन्फिडेंस। राइट डॉक्टर साहब, और फिर आपके अंदर एक जी बिल्कुल। तो आई थिंक ये मेरा पैगाम है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी। आपने जाना है, हमें पता है आपने किसी मीटिंग में पहुंचना है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ और इस अहम मौजूद पे हमसे बात करते। वकार भाई, वी हैव अराउंड 1 मिनट, सो इट्स योर्स। ठीक है सर। तो हम जिस तरह स्टीफन हॉकिंग की बात कर रहे थे कि मतलब माजूर वो है या हम है, करोड़ हाल लोग जो उसके नजरियात ना समझ नहीं सकते वो माजूर है या वो अच्छा, वो भी इनके जो वोटिंग राइट है, 70-80 साल पहले वोटिंग राइट ही नहीं था। औरत को क्या समझा जाता था, एक उज़र के तौर पे, कमजोरी के तौर पे या माजूरी के तौर पे।
आज आपने वोटिंग राइट दिया तो पता चला कि नहीं, वो हम बहुत ज़्यादा बायस्ड थे। इसी तरीके से आपने देखा है कि मसलन हिटलर के हम दौर की मिसाल ले लें तो एक एक्शन T4 एक नामी एक एक्शन था जिसमें 2,75,000 अफराद को जो डिसेबल्ड थे मरवा दिया गया था क्योंकि वो सोसाइटी का उस तरह हिस्सा नहीं थे। आज हमें ऐसे लगता है जैसे ये कैसे हो सकता है, मतलब आप देखें 40, 50, 70 साल पुराने यकायक है। जो आपने सवाल यहाँ से शुरू किया था उसका जो मुख्तसर तरीन जवाब है, ओवर द टाइम हमने प्रोग्रेस की है। ठीक है, नहीं अगर रेसिज्म के हवाले से देखें, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से देखें, तमाम चीज़ों बायसेस से हमने कहा, डिसेबिलिटी के हवाले से भी हम आहिस्ता, लेकिन वो के सफ़र आहिस्ता है, लेकिन हम कर रहे हैं और इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश बहरहाल मौजूद है। तमाम जो स्पेशली एबल्ड पर्सन्स हैं, आपको हमारा सलाम भी है, हमारी बेस्ट विशेस भी हैं, आप हमारे लिए बहुत डियर हैं, बहुत अहम हैं और इसको अपनी कमजोरी मत बनाइए, इसको एक अपॉर्चुनिटी समझिए, बेहतर काम कीजिए। आई एम श्योर आप बहुत से लोगों की तरह, स्टीफन हॉकिंस की इन्होंने बात की और बहुत सारे लोग हैं जिनकी तरह आप कामयाब हो सकते हैं, जिंदगी में बहुत बेहतर कर सकते हैं। और इर्द गिर्द के ओवरऑल सोसाइटी को भी इस हवाले से अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। मजीद ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और अब बारी है हमारे सेगमेंट फ्लैग्स की, जिसमें आज सना हुमायूं में बताने वाली हैं कि एम्बेसडर अवार्ड्स क्या होते हैं और ये क्यों दिए जाते हैं। तो देखते हैं आज का फ्लैग्स। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना हुमायूं और आपको फ्लैग्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में वेलकम कहती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ मैरिट में, जहाँ पर हो रहा है 4th ग्लोबल एम्बेसडर अवार्ड सेरेमनी। आज मौजूद होंगे मुख्तलिफ एम्बेसडर्स जिनको मिलने वाले हैं अवार्ड। तो आपने रहना है मेरे साथ ये देखने के लिए कि आज यहाँ से कौन कौन अवार्ड लेकर जाता है। Right now I am with Mr. Gu, who is Agriculture Commissioner for China in Pakistan. First of all, let me congratulate सबसे पहले अवार्ड जीतने पर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। I hope this will appreciate you more to do more. Yes, thank you. Definitely. जी हाँ, इससे हमारे काम में बेहतरी आएगी और दोनों ममालिक के दरमियान ज़राअत के शोबे को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर ज़राअत के शोबे को कैसे बेहतर बना सकते हैं। पाकिस्तान ज़राअत पैदा करने वाला एक अहम मुल्क है। किस तरह इस शोबे को फ़रोग़ देने में चाइना और पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान में 2 सालों से रह रहा हूँ। इन 2 सालों में मैंने देखा है कि ज़राअत को लेकर पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल मौजूद है। हमें यहाँ ज़राअत के शोबे में टेक्नोलॉजी को बेहतर करने की ज़रूरत है। इससे पाकिस्तान में ज़राअत की मिक़दार और इसकी क्वालिटी में खासा इजाफा होगा और पाकिस्तान की ज़राअत की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। इससे यकीनन पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर होगी। Very important to the country's economy. Right now I am with Spanish. मैं इस वक्त स्पेनिश सफ़ीर के साथ मौजूद हूँ। इन्होंने भी इस तकरीब में अवार्ड जीता है। जनाब सफ़ीर, बहुत बहुत मुबारक। आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे अवार्ड मिला है। पाकिस्तान और स्पेन के ताल्लुकात में बेहतरी और इसमें अपना किरदार अदा करने पर आपको ये अवार्ड मिला है। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास आज अल्फाज नहीं हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स बयान कर सकूं। मुझे इस अवार्ड की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे पाकिस्तान में 3 साल हो चुके हैं और आज मुझे और मेरी टीम को इस भरपूर मेहनत का सिला मिला है। मुझे ये अवार्ड मिलने पर बहुत खुशी हुई है। मेहनत का फल मिलने पर वैसे भी बेहद खुशी मिलती है। आप क्या समझते हैं कि वो कौन से ऐसे शोबे हैं जहां पाकिस्तान और स्पेन को मिलकर काम करने की ज़रूरत है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान और स्पेन के ताल्लुकात को 70 साल मुकम्मल हुए हैं। इस साल हमने बहुत काम किया है। एक हफ्ता पहले हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में एक इवेंट का इनेकाद किया था जिसमें हमने पाकिस्तान और स्पेन के ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर खुशियां भी मनाई थी। वो इवेंट बहुत कामयाब रहा। हम लाहौर भी गए थे, वहाँ भी हमने 70 साल मुकम्मल होने पर खुशियां मनाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना के बावजूद इस साल हमने बहुत काम किया है। हमारे सिफारत खाने ने स्पेन के ऊपर एक किताब भी शाया की है जिसमें स्पेन के मुतालिक खूबसूरत तस्वीर भी शाया की गई हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने बनाई थी।
उस पाकिस्तानी फनकार ने स्पेन में 3 हफ्ते गुजारे और स्पेन की खूबसूरत तस्वीरें बनाकर वो पाकिस्तान वापस आए थे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुस्तकबिल में दोनों ममालिक एक दूसरे से ताउन करते रहेंगे। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया कि ये साल हमारे ताल्लुकात के लिए बहुत साजगार रहा। इस साल हमारे वजीर खारजा ने पाकिस्तान का दौरा भी किया था। उसी के नतीजे में अब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जनवरी में स्पेन का दौरा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि स्पेन और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात का एक नया बाब शुरू हो रहा है, जिससे इस तरह की तकरीबात और दो तरफा तजारत में इजाफा होगा और फिर दोनों ममालिक के ताल्लुकात भी खुशगवार होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पाकिस्तान में इसी तरह खुश रहें। Thank you very much. Congratulations once again. Thanks a lot. Thank you. I would like to acknowledge all the excellencies here who are contributing and doing great work, creating bond between Pakistan and their respective countries. Right now I am with मैं इस वक्त यूरोपीय यूनियन की हेड अंद्रूला कमिनारा के साथ मौजूद हूँ। आपको इस अवार्ड पर बेहद मुबारकबाद। आप इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। इस ड्रेस का क्रेडिट पाकिस्तान के फैशन डिजाइनर्स को जाता है। मैं एक पाकिस्तानी खातून में बदल चुकी हूँ। आप इस ड्रेस में एक पाकिस्तानी खातून लग रही हैं। मुझे फख्र है इस बात पर। पाकिस्तान की खवातीन निहायत खूबसूरत हैं। अंद्रूला, मुझे ये बताएं कि ये अवार्ड सेरेमनी आपको कैसी लगी? क्या कहना चाहेंगे? मैं आज अवार्ड हासिल करने पर बेहद खुश हूँ। ये मेरे लिए किसी एहसास से कम नहीं। मैं जो भी करती हूँ अपनी पूरी लगन के साथ करती हूँ। मेरा काम ही मेरा पैशन है और ये सब करने के बाद जब आपको इसका सिला मिले तो इससे अच्छी चीज और हो नहीं सकती। मुझे ये बताएं कि आप यूरोपीय ममालिक के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कैसे देखती हैं? पाकिस्तान के यूरोपीय ममालिक के साथ ताल्लुकात में मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतरी आ रही है। उन ताल्लुकात की कोई हद नहीं। यूरोपीय ममालिक और पाकिस्तान के माबैन हम आहंगी पैदा करने के लिए अभी मज़ीद गुंजाइश बाकी है। जितना ज्यादा ताउन और बातचीत ये ममालिक एक दूसरे से करेंगी, उतने ज्यादा ताल्लुकात बेहतर होने की गुंजाइश बनती जाएगी। मैं अपने दौर में इसी चीज की कोशिश कर रही हूँ। हाल ही में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों के माबैन एक अहम मीटिंग भी हुई है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यूरोपीय ममालिक और पाकिस्तान के माबैन बेहतर ताल्लुकात को फरोग दिया जा सके। जबरदस्त। कोरोना केसेस में कमी की वजह से अब मौके भी पैदा हो रहे हैं। इस किस्म की तकरीबात से यकीनन ताल्लुकात को फरोग मिलेगा। जी हाँ, कोरोना ने इस किस्म की तकरीबात में खलल डाल रखा है। मेरा हमेशा से ये मानना है कि जब आप फेस टू फेस बातचीत करते हैं उसके नताइज बिल्कुल अलग होते हैं। अब कोरोना केसेस में कमी के बाद मुझे पूरी उम्मीद है फेस टू फेस बातचीत को फरोग मिलेगा, जिससे हमारे पाकिस्तान के साथ मजीद बेहतर ताल्लुकात को फरोग मिलेगा। और अब मैं मौजूद हूँ मियां महमूद के साथ, जो कि जनरल काउंसलर है रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा के, एंड ही आल्सो रिसीव्ड एन अवार्ड। कांग्रेचुलेटिंग यू। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ योर टीम एंड रियली आपका और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं पिछले 10 सालों से पाकिस्तान में मालदोवा की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। पाकिस्तान और मालदोवा के बेहतर ताल्लुकात और तजारत के लिए हमने बहुत काम किया है। बिटवीन पाकिस्तान एंड मालदोवा। काफी लोगों को मालदोवा के बारे में इतना नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और मेरे देखने वालों को मालदोवा के बारे में बताएं। मालदोवा रोमानिया के पड़ोस में वाक़ई एक मुल्क है। बॉर्डर विद रोमानिया एंड ईस्टर्न यूरोप का बहुत खूबसूरत मुल्क है एंड दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट वाइन सेलर इज द मालदोवा। सो आई पर्सनली फील इस वक्त IT में सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं और यूरोप की तमाम कंट्रीज़ ने अपने हेड ऑफिस मालदोवा में ओपन कर लिए हैं। द पाकिस्तान IT सेक्टर इज़ ग्रोइंग
एंड आई पर्सनली फील कि पाकिस्तानी IT सेक्टर्स को, यंग स्टार्टर्स को वहाँ जाना चाहिए, अपना बिजनेस करना चाहिए। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मसूद खालिद के साथ, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ चाइना हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड नाउ आई वुड लाइक टू नो कि सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये तकरीब आपको कैसी लगी? एक्टिविटी गोइंग ऑन इन दिस अवार्ड सेरेमनी। No, I think it is a good initiative by the hosts here. मैं समझता हूँ कि ये अच्छी शुरुआत है। इससे दीगर ममालिक के पाकिस्तान से ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। मैं समझता हूँ कि इस तरह की तकारीब पाकिस्तान के लिए निहायत ज़रूरी हैं। इससे हम पूरी दुनिया में अपना नज़रिया फैला सकते हैं। मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा को बुलाना और इस किस्म की शानदार तकरीब जाने पर मैं पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये बहुत अच्छी काविश है। I think it's a good initiative. Wonderful. And now I would like आपने अपने दौर में CPEC पर बहुत काम किया। अब CPEC को देखकर आपको कैसा लगता है? How do you see it's progressing? Well, I think CPEC when मेरे दौर में CPEC का पहला दौर था। उस वक्त CPEC बस शुरू ही हुआ था। ये 2013 की बात है। CPEC के तहत 4 शोबों में तरक्याती मंसूबे लगाए गए। इन तमाम शोबों की प्रोग्रेस देखकर मैं बहुत खुश हूँ। It's always a man behind a gun, but there is a woman behind a gun. And Farhat Asif के साथ मौजूद हूँ. She is a group chairperson of Diplomatic Insight. First of all, let me congratulate you on this successful ceremony. Thank you so much for being present here. This ceremony was a humble tribute to the ambassadors. मुख्तलिफ दुनिया से जो सफ़ीर आए होते हैं पाकिस्तान में, और वो पाकिस्तान और जो सिविल सोसाइटी हमारी और लोग हैं उनको जानने के लिए ये एक इनिशिएटिव है हमारा कि उन्होंने कितना ज़बरदस्त काम किया है। What is the criteria of choosing an ambassador to give an award? अच्छा ये कोई इस तरह कोई विनर लूजर नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी बात। ये एक हम्बल ट्रिब्यूट होता है। देखिए ख़ास है कि आप एटलीस्ट 2 साल तक पाकिस्तान में रहे हों और पाकिस्तान के अंदर आपने जो है ना वो कोई काम किया हो, कोई कंट्रीब्यूशंस किए हों, एजुकेशन के हवाले से कोई इनिशिएटिव्स लिए हों। और कुछ ऐसे एम्बेसडर्स भी जिससे काम करते होते हैं कि हमें वो इतने एक्टिव होते हैं अपने कामों में कि जैसे ही वो आते हैं तो एकदम से जो है ना वो एम्बेसी और उनकी कंट्री के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है या कोई प्रोजेक्ट्स नए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आज भी हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो कि जिन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दी चीज़ें ना। तो इस तरह से हम उनको ऑफ कोर्स एक जो आप कॉन्टीन्यूसली वॉच कर रहे होते हैं लोगों को, उनकी चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो ये फिर कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज़ हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने सालों में रह लेते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, लेकिन प्रेजेंस नहीं, प्रेजेंस मैटर करती है ना। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ यमन के एम्बेसडर के साथ मोहम्मद अल आशबी। सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो, आपने आज इस तकरीब में अवार्ड जीता। सेरेमनी। Thank you very much. That's very kind of you. And now मुझे ये बताएं कि आपको ये तकरीब कैसी लगी और आप क्या समझते हैं इस किस्म की तकरीबात से क्या पाकिस्तान और यमन के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी? Well, it's good approach for public diplomacy to. जी हाँ, इस तकरीब का हिस्सा बनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। इस किस्म की तकरीबात से मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा को मजीद लगन के साथ काम करने का जज्बा मिलेगा। इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। हमें जितनी रिकग्निशन मिलेगी हम उतनी लगन से काम करेंगे। इस किस्म की तकरीबात से न सिर्फ लोगों के आपस में बल्कि हुकूमतों के ताल्लुकात को भी फरोग मिलेगा। पाकिस्तान के साथ यमन के ताल्लुकात बहुत खुशगवार हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आए। पाकिस्तान और यमन में बहुत मुमासलत है, जिसकी वजह से ये दोनों ममालिक और इनके लोग एक दूसरे के बहुत करीब हैं। Better relations and advanced relations. I hope that you enjoyed this ceremony. अब तक के लिए फ्लैग्स में इतना ही। आपसे होगी फिर अगले हफ्ते मुलाकात, फिर नए किसी गेस्ट के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ये पता है क्या था? क्या था? ये हैरी पॉटर का वो थोड़ा स्टाइल रहेगा। खैर, एक फेस्टिवल हुआ है जीसी यूनिवर्सिटी ने आई थिंक करवाया, लाहौर में हुआ, और हिना नियाज़ी वहाँ पे गई हैं। हम आज के मेरा पाकिस्तान में आपको इस फैन फेस्टिवल के हवाले से दिखाते हैं। फिर हैरी पॉटर फैन मजा आने वाला है आपको। वॉच इट।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप लोग बॉलीवुड मूवीज और फैंटेसी सीरीज देखने के शौकीन हैं तो यकीनन आपने जेके रोलिंग के नॉवेल्स पर मबनी हैरी पॉटर सीरीज जरूर देखी होगी। और इस वक्त आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऑल ऑफ अ सडन हैरी पॉटर की बात क्यों कर रही हूँ, और बहुत सारे लोगों को नॉस्टैल्जिया हो रहा होगा, जो कि इस वक्त मुझे भी हो रहा है। लेकिन मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर। हमारे पाकिस्तानी नौजवानों ने हैरी पॉटर सीरीज की तर्ज की एक और फिल्म बनाई है, और हैरी पॉटर सीरीज का ही एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, जिनकी मौत के बाद की कहानी को एक बहुत दिलचस्प एंगल से दिखाया गया है। मेरे अकब में जो इमारत है, क्या ये हैरी पॉटर सीरीज की दरसगाह हॉगवर्ट्स जैसी नहीं लग रही? नाजरीन, अब मैं आपका सस्पेंस खत्म करती चलूं और आपको बताती चलूं कि आज मैं 2 सदियों पर मुहित बेमिसाल तारीख रखने वाली जीसी यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं, जहां हैरी पॉटर वीक, हैरी पॉटर फेस्टिवल बहुत जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। और इन्होंने हैरी पॉटर से मिलती जुलती एक और मूवी बनाई है जिसका नाम है द लास्ट फॉलोअर एंड द रिजरेक्शन ऑफ द वोल्डेमॉर्ट। तो आइए चल के करते हैं इस मूवी के कैरेक्टर से बात। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इस मूवी के लीडिंग कैरेक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका कैरेक्टर क्या है और उनका इस फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। माय नेम इज़ जाज़िब अकरम एंड आई एम डूइंग द लीड कैरेक्टर। मेरा कैरेक्टर का नेम है नेथन अलेक्जेंडर। ऑलराइट, ग्रेट। और मेरा जो किरदार है वो बेसिकली है कि इस फिल्म में कुछ इवल फोर्सेस हैं और वो उनको एक शख्स जिंदा करना चाह रहा है, एंड मैं और मेरी जो उसमें टीम है हम उसको रोकने की पूरी जो है वो कोशिश करते हैं। अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा, इस मूवी में काम करके आपको कैसा लगा? एक्सपीरियंस तो मैं क्या कहूँ, इट वाज रियली गुड, क्योंकि मैंने इसी इदारे से स्टार्ट किया, मैंने ड्रामेटिक्स क्लब से स्टार्ट किया और फिर इसी इदारे में जो 150 साल पुरानी इमारत है जो कि आप रिलेट कर सकते हैं हॉगवर्ट्स से, तो उसी इदारे में शूट करना अपने कोलीग्स और फ्रेंड्स के साथ और इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना, इट वाज रियली गुड एंड अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। एग्जैक्टली। ऑलराइट, आपका मेजर क्या है? बाय जो एजुकेशन है, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड माय पैशन इज my acting is my passion. We wish you all the best for your future और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें बड़ी स्क्रीन पर जल्द नजर आए। हमारे साथ इस मूवी के एक और लीडिंग कैरेक्टर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था इस फिल्म में काम करने का। जी, और अपने कैरेक्टर के बारे में भी बताइए पहले तो। ओके, बेसिकली आई एम रिप्रेजेंटिंग द हाउस ऑफ ग्रिफिंडोर। ऑलराइट। और जब ये हम मूवी बना रहे थे तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी मूवी कभी नहीं बनी। पाकिस्तान के अलावा एशिया की फर्स्ट फिल्म है हैरी पॉटर मूवी। हमसे पहले जर्मन्स ने बनाई है, लेकिन उनकी शॉर्ट मूवी थी, लेकिन हमने एक प्रॉपर फीचर फिल्म, बाकी लोगों से आपने सुना है, रिव्यूज लिए हैं कि बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे इस मूवी के बारे में बताइए, कैसी लगी? मेरा फर्स्ट टाइम मैंने ये मूवी देखी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इस मूवी के रिलेटेड रहा है। और एडवर्ड जो कैरेक्टर था वो बहुत बेस्ट कैरेक्टर था, और हैरी पॉटर तो ऑब्वियसली बहुत ऑल टाइम फेवरेट है सबका। इस वक्त मेरे साथ प्रोडक्शन टीम की ही एक लड़की मौजूद है जिन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने में भी टीम की बहुत हेल्प की है और इस मूवी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इनसे जानते हैं कि इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा प्रोडक्शन के लिए, किन हर्डल्स का सामना करना पड़ा? अगर आप कॉस्ट्यूम की बात करें तो इट्स बीन वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस, क्योंकि एक तो पहले गर्मियों के जो शूट थे वो जो डेथ हीटर्स थे उनको डबल उनको कपड़े पहनाने पड़ते थे और उनको स्वेट जितना होता था वो सारा हम लोगों को बहुत चैलेंजिंग था। इसके बाद कुछ जो इसके शूट वगैरह ना हमने सर्दियों में किए थे, जैसे आपने देखा है बारिश के सीन्स, और वो दिसंबर में थे, जनवरी और दिसंबर में। तो वो इतने चैलेंजिंग थे क्योंकि वो हमने छत पे करने होते थे रात के सीन, और उसमें सिर्फ एक सिंगल शर्ट पहननी होती थी, और आपको पता है ये कॉस्ट्यूम इतने तो वो गर्म नहीं होंगे ना, तो वो इतनी ठंड लगती थी ना, तो वो 12 1 बजे हम यहाँ से जाते थे। बाकी प्रोडक्शन टीम ने मतलब सबने बहुत अच्छा मैनेज किया। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इस पे बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट हुई है। हाउ डज दिस फील? कैसी फीलिंग है अभी?
आई कांट टेल यू कि ये फीलिंग, क्योंकि हम लोग जब ये करते थे ना तो आपको पता है डिस्करेज होता है। इवन कि हमारे बहुत से फेलोज, बहुत से यूनिवर्सिटी फेलोज या कोई भी इर्द गिर्द के, वो कहते थे ये लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं, अजीब, इन लोगों का ये है वो है, मतलब ये क्या है। तो अब वो लोग कह रहे हैं यार एक पास मिल सकते, क्योंकि हमारे सारे शोज अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसोल्ड और बिल्कुल बुकड हैं। तो सब कहते हैं यार जस्ट हम जमीन पे बैठ जाएंगे, ये कर लेंगे, तो वो इतनी अच्छी फील आ रही है ना कि वो सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो रही है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ जीसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अस्कर जैदी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं हैरी पॉटर वीक, हैरी पॉटर फेस्टिवल के बारे में। सर सबसे पहले तो हैरी पॉटर फेस्टिवल, हैरी पॉटर वीक के बारे में बताइएगा। देखिए जी, ये हमारे बच्चों ने तकरीबन 2.5 साल की मेहनत से, एक जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे, अपनी पॉकेट मनी को इस्तेमाल करके, बग़ैर किसी स्पॉन्सरशिप के, अपनी मेहनत से और एक लंबे अरसे तक मेहनत करके एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया। हाँ जी। ये वो जनरेशन है जो कि हैरी पॉटर को पढ़ते हुए जवान हुई है, और इन्होंने उससे इन्फ्लुएंस होकर और जो गवर्नमेंट कॉलेज का आर्किटेक्चर है उससे मिलाया इन्होंने हॉगवार्ट्स को, और एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। जो इसमें इनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि ये एमेच्योर्स थे, इन्होंने खुद कैमरा चलाना सीखा और बेहतरीन एक्टिंग की, कहानी भी खुद लिखी। इनमें ये वो कहानी है द लास्ट फॉलोअर के जो जेके रोलिंग की किताबों से नहीं आ रही, ये इन्होंने खुद लिखी है। और ये तकरीबन 10 साल के बाद अब हैरी पॉटर पे कोई फिल्म आई है, और वो इतना अच्छा इनका टैलेंट एग्जिबिट हो रहा है कि हमें ये खुशी है कि हमारी जो स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं वो अपनी एक्सेलेंस जो है इस तरह के प्रोजेक्ट से शो कर रही हैं। सर अगर मैं बात करूँ ये हैरी पॉटर सीरीज़ की, तो क्या आप भी इसके फ़ैन हैं? मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जी। और आप देखें कि मैं ग्रिफिंडर का मफलर हर वक्त पहने फिरता रहता हूँ। इस हफ्ते तो मैंने खुसूसी पहने रखा। और जो हैग्रिड उसमें जो है ज़ैनब, और एक बच्ची मेरी 18 साल की है बतूल, ये दोनों खुद भी हैरी पॉटर की बड़ी फ़ैन है। बल्कि बतूल ने तो वलीद अकरम के साथ मिलकर कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग भी की है, जो इन्होंने सीन्स की रीमेकिंग की है, उसमें उसने थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन की है। सर इन बच्चों के वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस वक्त जितने भी लोग आपको देख रहे हैं जिनके बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन किसी न किसी रीज़न की वजह से वो अपने बच्चों को आगे नहीं आने देते, उनको लगता है कि फिल्म और टीवी एक बुरी चीज़ है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, सबसे बड़ा मैसेज जो वलीद अकरम, जाज़िब अकरम और दूसरे एक्टर्स जो हमारे साथ इन्वॉल्व थे, उनके वालिदैन को सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि वो बहुत बहुत मुबारक के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इन बच्चों को हर तरीके से सपोर्ट किया। और जो दूसरे वालिदैन हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि जब वो बच्चों में टैलेंट देखें तो उस टैलेंट को इनकरेज करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। नाज़रीन, इस वक्त मैं जीसी यूनिवर्सिटी के एक ऐसी लोकेशन पर मौजूद हूँ जहाँ द लास्ट फॉलोवर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीन्स भी शूट हुए हुए हैं, और मुझे लगता है कि इस तरह के फेस्टिवल्स का, इस तरह की एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे स्टूडेंट्स का जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होता ही है और बहुत सी नई चीज़ें सीखते हैं। इसके अलावा ना सिर्फ ये बल्कि हम पाकिस्तान को नेशनली और इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। देखते रहिए एक्सप्रेसो। करते हैं कि वो इस हवाले से हमें क्या बता पाएंगे। नज़ीर हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा इमेजिन कप के हवाले से। इमेजिन कप माइक्रोसॉफ्ट और HEC के ताउन से गुज़िश्ता कई साल से पाकिस्तान में मुनक़िद किया जा रहा है। एकेडेमिया में जो इमेजिन कप का इम्पैक्ट है वो क्या देखा आपने अभी तक? जी थैंक यू। जो ये माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप है, ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन HEC और माइक्रोसॉफ्ट, और ये कई सालों से चल रहा है। इससे ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट रुझान पैदा हुआ है स्टूडेंट्स के अंदर और फैकल्टी के अंदर के बच्चे जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और डिफरेंट जो अपने प्रोजेक्ट्स, अपने आइडियाज़ उसको फिर प्लान करते हैं और फिर उनसे प्रोजेक्ट बना के और वो डिस्प्ले करते हैं और वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने
जो है ना प्रोजेक्ट्स को पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, डेमोस्ट्रेट करते हैं। इस तमाम प्रोसेस के दौरान उन बच्चों की जो है ना, स्टूडेंट्स की और जो उनके साथ अटैच जो है लोग, उनकी जो है ना एक ग्रूमिंग होती है और एक प्रैग्मेटिक अप्रोच उनके अंदर क्रिएट होती है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो इकोनॉमीज़ आज चल रही हैं वो रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर नहीं डिपेंड करते, वो नॉलेज इकोनॉमी पे करती है। तो लिहाजा ये एक प्रोसेस है जिससे बच्चे अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज, अपने इनोवेशंस लाते हैं मार्केट में और इससे जो है एक सी चेंज आती है। ठीक हो गया नज़ीर साहब, अगर हम ओवरऑल बच्चों के आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स और प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करें, आप ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिन्होंने इमेजिन कप के जो प्रोजेक्ट हैं कराची के तलबा, उनके हवाले से भी बताइएगा कि किस तरह के प्रोजेक्ट की जो एंट्रीज़ हैं वो इस कप में होने वाली हैं, ताकि फर्दर जाके जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं या दीगर मामलात हैं, इनको किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। जी, ये जितने भी इमेजिन कप के जो हमारे एक गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस को वो बच्चे फॉलो करें और उस बेसिस पे अपने प्रोजेक्ट बना के और जो है वो जमा कराएं। और ये 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो उसके बाद जो है उनके जो कॉम्पिटिशन्स होंगे और उनको नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होंगे यहाँ पे इस्लामाबाद में, और इसको जो है जूरीज जो है उनको बाकायदा एवेल्यूएट करती हैं। एक प्रोसेस होता है कंप्लीट, और उस प्रोसेस से गुजरते हुए जो बेस्ट ऑफ दी बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो विन करते हैं, फिर वो इंटरनेशनली कॉम्पीट करते हैं। और इसमें टोटल पाकिस्तान की क्या कोई लिमिट भी है कि इतने आइडियाज़ पाकिस्तान की जानिब से, HEC की जानिब से दिए जाएंगे, या जो भी आइडियाज़ अच्छे होंगे वो सभी क्वालिफाई करते जाएंगे? इसमें कुछ थीम्स हैं, उन थीम्स के ऊपर हम मांगते हैं, जिस तरह एजुकेशन है, हेल्थ है, और इस तरह से कुछ हमारे 4 थीम्स हैं। उस थीम्स के ऊपर जो है ना वो आइडियाज़ आते हैं और उन आइडियाज़ को फिर जो है ना उस पर ये प्रोजेक्ट बना के। तो अभी तक आपको जो नज़ीर साहब एंट्रीज़ मौसूल हुई हैं, अगर आप हमें थोड़ा सा बता पाएँ, ज़्यादा इंटरेस्ट स्टूडेंट्स या प्रोजेक्ट मेकर्स किस शोबे के अंदर शो कर रहे हैं? और आप बीइंग डायरेक्टर जनरल अगर कोई कुछ तफवीज़ करना पाएँ या तजवीज़ देना चाहें कि इन आइडियाज़ के ऊपर अभी तक ज़्यादा एंट्रीज़ नहीं हुई हैं, कुछ डिफरेंट इस पर काम हो सकता है, तो वो भी ज़रा देखने वालों को बताइए ताकि हेल्प आउट करें उनको। ये तमाम एरियाज़ में हमारे आईटी के अंदर जितने भी एरियाज़ हैं उनके अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और उसके सॉल्यूशंस हैं, ये जो इनोवेशन के अंदर ये बच्चे लाते हैं और वो मुख्तलिफ होते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती आईटी के अंदर। लेकिन जो क्राइटेरिया अगर इसके अंदर कोई डिफाइंड है तो वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है कि वो एज़्योर के ऊपर उसके अंदर उसका होना चाहिए। तो बाकी ओपन के किसी भी जी। तो ये जो आइडियाज़ हैं नज़ीर साहब, ये बच्चे अपनी अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ या कैंपसेस में ही सबमिट करवा रहे हैं अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को, या डायरेक्टली HEC के पास आ रहे हैं और वो फिर आगे इस माइक्रोसॉफ्ट से लिंक कर रहे हैं? वो अपने यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट के पास आ रहे हैं। ठीक है। और इस हवाले से हमने एक लेटर भी लिखा है यूनिवर्सिटीज़ को आज कि इसकी जो डेट है वो 15 जनवरी है और इस तक जो है ना हमें ये जो माइक्रोसॉफ्ट के जो नुमाइंदा है उसको कांटेक्ट करें और उसको अपने प्रोजेक्ट्स जो है ना वो। अच्छा, इसमें एक जो अभी मेरे जहन में आ रहा है, चूँकि ये एक ओवरऑल अच्छी एफर्ट है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं HEC की भी, और जो आप एक कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को एक बेहतर एक्सपोजर मिले। लेकिन क्या अच्छा ना होता HEC, आपका IT डिपार्टमेंट पहले कौमी सतह के ऊपर ऐसे कोई मुकाबले मुनक्किद करा लेता इस इवेंट के आने से पहले, जिसमें से कुछ अच्छे आइडियाज़ जब सामने आ जाते हैं या स्टूडेंट्स को अपनी कुछ शॉर्ट कमिंग्स पता लग जाती, तो फिर उनको हम फर्दर प्रेजेंट कर देते इंटरनेशनली, बजाय इसके कि हमारे बच्चे डायरेक्टली एक इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें जहां पे दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। जी, ये कंपटीशन पहले नेशनल लेवल पे होगा और उसके बाद ये इंटरनेशनल पे होता है। और आपको मैं अपडेट दे दूं कि हमने एक और प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कामयाब जवान इनोवेशन लीग का जो है स्टार्ट किया है, और इस साल से जो है ना हम स्टार्ट ले रहे हैं उसका। और उसके अंदर जो है हमारे 8 से 9 एरियाज़ हैं डिफरेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पाकिस्तान की इकोनॉमी के एरियाज़ हैं, जिसमें फूड सिक्योरिटी है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, और इस तरह से बाकी जो बहुत क्रिटिकल एरियाज़ हैं एनर्जी के हवाले से, उनको हमने इंक्लूड किया है। और वो रीजनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होंगी, दैन वो फिर नेशनल लेवल पे होंगी, और फिर आगे उनको हम कोशिश करेंगे कि उनको इंटरनेशनल, क्योंकि लीग जो दुनिया के अंदर होते हैं वो लीग
बात करते हैं। और इनमें से अच्छे आइडियाज़ को इनमें से अच्छे आइडियाज़ को HEC या कामयाब जवान प्रोग्राम फाइनेंस करेगा हुकूमत का इनोवेटिव। जी बिल्कुल, उसको फाइनेंस भी करेगा और उसके अंदर हमने उनके जो प्राइस विनर मनी है वो भी रखी है और उसमें 450 जो है ना लोग बच्चे जो है पूरे पाकिस्तान से, ठीक है, वो बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी होंगे और एफिलेटेड कॉलेजेस के भी होंगे। ठीक है, हम एफिलेटेड कॉलेजेस को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ठीक है नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नज़ीर हुसैन, डायरेक्टर जनरल IT हायर एजुकेशन कमीशन, हमें तफसीलात बता रहे थे इमेजिन कप 2022 के हवाले से। पिछले साल पाकिस्तान तीसरे नंबर पे था सबसे ज़्यादा आइडिया सबमिशन को लेकर, और इस साल 15 जनवरी तक आप अपने आइडियाज़ अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में जमा करा सकते हैं और ये आइडियाज़ फिर आगे माइक्रोसॉफ्ट तक जाएंगे और आप इमेजिन कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मे भी आपका आइडिया पाकिस्तान को बहुत बड़ा एजाज जितवा सकता है और आगे जाके आपके लिए फर्दर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी खुल सकती हैं। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। बैक टू एक्सप्रेस। हेल्थ एंड फिटनेस का वक्त है और खुशी हमारी जिंदगी में चाहे कुछ देर के लिए आई है लेकिन आ गई है। ओवर टू यू खुशी। थैंक यू इमरान। सो आज हम कार्डियो करेंगे। कार्डियो का सेशन होगा डिफरेंट लाइक 3 to 4 मिनट्स का एंड 4 to 5 राउंड्स करेंगे उसके विद 2 minute रेस्ट इन बिटवीन सेट्स। सो 4 एक्सरसाइजेस गाइस। यू जस्ट नीड अ पेयर ऑफ डंबल, 1 डंबल गाइस, सिंगल आर्म snatches. Lean forward, hinge your hips, keep your chest upright. As you extend, breathe out, then we switch the arm. Left arm on the back, lumbar, exhale on the top, keep your chest upright, exhale. Then second exercise is elbows tucked in, dumbbells right above your shoulders, squat and press up. And press, and press. And then third one is skiers. Exhale on the top guys, hinge and extend and breathe out. And the last one is on the ground as well. Go down, chest down, burpees, stand and up, chest down and up and exhale guys. 45 seconds on, 15 seconds off. 4 minute rounder and after completing 4 minutes, 2 minute rest. 4 to 5 rounds. Guys, try these exercises at home. Fat burn improve होगा and you will lose more weight and आपका रिजल्ट मिलेगा। Thank you so much guys. Take care. Allah Hafiz. Thank you very much खुशी, बहुत शुक्रिया, आपने एक्सरसाइज बता दी जो हमने सिर्फ देखी है, अब हम करते रहेंगे। कार्डियो इज इंपॉर्टेंट जी, कार्डियो जरूर किया करें और लाहौर वाले लोग तो जरूर किया करें क्योंकि स्मोक वगैरह थोड़ा अपने फेफड़े को। आप भी आधे लाहौरी हैं। हाँ, इस मामले में पूरा खैर एक हमने रोनाल्डो फैंस ग्रेट तालियां। चलिए जनाब, इजाजत, छुट्टी का वक्त हुआ जाता है। कल आपको हमारा कल और परसों बेस्ट ऑफ देखने को मिलेगा, हमें आप पीर को देखने को। एंजॉय योर वीकेंड एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।